Like and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला पाठ। इस पाठ का नाम है स्थिति एवं विस्तार। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके आकार के बारे में कई सारी बातें जानेंगे। लेकिन चलिए, उससे पहले हम अपने देश के बारे में कुछ अद्भुत बातें जानते हैं। क्या आपको पता है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सिंधु घाटी के आसपास उत्पन्न हुई सिंधु सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। आपके अपने राज्य बिहार में स्थित वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य है। इस गणराज्य के भारत के इतिहास में कई योगदान रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत अकेला ऐसा एक देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया, जो कि है हिंद महासागर। भूगोल को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप इन शब्दों का अर्थ जानते हैं? दिशाएं, अक्षांश और देशांतर। चलिए हम पहले दिशाओं के बारे में बात करते हैं। किसी भी नक्शे को पढ़ने और समझने के लिए हमें इन चार मुख्य दिशाओं का रुख पता होना चाहिए। ये चार मुख्य दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है अक्षांश। भूगोल शास्त्र की पढ़ाई आसान करने के लिए भूवैज्ञानिकों ने यानी कि भूगोल पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक रेखाओं की संरचना करी जो धरती को हर ओर से ढकती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं एक समांतर ग्लोब पर दर्शाई जाती हैं। अक्षांश ऐसी ही काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 181 का अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर की। जहां अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, वहीं देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 360 का देशांतर बनाई जा सकती है। अगर हम अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। चलिए अब हम एक खास अक्षांश रेखा की बात करते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। इस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत को दो समान हिस्सों में बांटती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है? चलिए मैं बताती हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। चलिए अब हम भारत के द्वीपों की बात करते हैं। एशिया नाम के महाद्वीप में स्थित हमारे भारत देश के दो द्वीप समूह हैं। पहला अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो कि पूर्व दिशा में है, और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि पश्चिम में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब हम अगर भारत के आकार की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जिसका आकार त्रिभुजकारी है। 15,200 किलोमीटर तक लंबी स्थल सीमा के साथ भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिण तक आते आते पतला हो जाता है। भारत इतना विशाल है कि विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत 7वें नंबर पर आता है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल बनाता है। अपने आकार के कारण भारत 3 ओर से पानी से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने जाना कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जो कि है पूर्व, पश्चिम,
उत्तर और दक्षिण। पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं और उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। भारत का आकार त्रिभुजकारी है और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलकर भारत को 2 समान हिस्सों में बांटती है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसके 3 तरफ पानी है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक में से पाठ 1, जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार, पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम भारत के समय पर उसके अक्षांश और देशांतर का प्रभाव और विश्व में भारत का स्थान क्या है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल के पहले पाठ स्थिति एवं विस्तार का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का भारत के समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारत का विश्व में क्या स्थान है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर एक ग्लोब पर खींची जाती हैं। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर खींची जाती हैं। दोस्तों, अगर हम इन अक्षांश और देशांतर को साथ में मिला दें और एक ही ग्लोब पर दर्शाएं तो वह एक जालीकार आकार बनाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रिड कहते हैं। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि इस ग्रिड का आखिरकार इस्तेमाल किस लिए होता है। इस ग्रिड का इस्तेमाल 2 कार्यों के लिए होता है। पहला, अगर हमें किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना हो, हम इस ग्रिड की सहायता लेते हैं, और अगर हमें उसी स्थान का समय पता लगाना हो तब भी हम इस ग्रिड की सहायता लेते हैं। दोस्तों, आप जैसे जानते होंगे, आपके मोबाइल फोन्स में जीपीएस नामक एक सेवा होती है। यह जीपीएस आपको किसी भी जगह का रास्ता ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों, ये जीपीएस ग्रिड की सहायता से ही आपको आपकी मनचाही मंजिल तक पहुंचाता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि भारत के अक्षांश और देशांतर का उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग एक समान है, जो कि है 30 डिग्री। लेकिन अगर भूमि पर हम इनकी दूरी नापें तो वह बिल्कुल समान नहीं है। जैसा कि आप बने हुए चित्र में देख सकते हैं कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार उत्तरी और दक्षिणी विस्तार से छोटा है। क्या आप जानते हैं कि भूमि पर इनकी दूरी समान क्यों नहीं है? चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप इस ग्रिड को ध्यान से देखेंगे तो यह मालूम पड़ता है कि अंतर अक्षांशीय दूरी यानी कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते हुए भी समान रहती है। लेकिन अगर हम देशांतर की बात करें तो अंतर देशांतरीय दूरी यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते जाते कम होती जाती है। इसके कारण भारत के कई राज्यों में समय का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर हम अरुणाचल प्रदेश और कच्छ की बात कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा होता है तो कच्छ में अंधेरा होता है और उसके करीब 2 घंटे बाद वहाँ सूर्योदय होता है। अब दोस्तों, ये तो सीधी सी बात है कि हर राज्य का समय याद नहीं रखा जा सकता, इसलिए हर देश का एक मानक समय होता है और यह मानक समय उस देश की मानक देशांतर से निर्धारित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मानक देशांतर क्या होता है। चलिए मैं बताती हूँ। अंतर देशांतरीय दूरी की वजह से बड़े बड़े देशों के राज्यों में समय का बहुत अंतर होता है, तो सहूलियत के लिए हर देश उस देशांतर से सिद्ध समय को मानता है जो देशांतर उस देश के लगभग बीच से निकलता हो। इस देशांतर को हम मानक देशांतर कहते हैं। भारत का मानक देशांतर इलाहाबाद से होकर निकलता है। चलिए, ये तो बात हुई भारत के अक्षांश देशांतर और समय की। अब हम बात करते हैं भारत के विश्व में स्थान की।
दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि एक एशिया नाम के महाद्वीप पर स्थित है। अपने प्रायद्वीपीय आकार के चलते भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आप और भी कई महाद्वीप भारत के आसपास देख सकते हैं, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम भारत के पड़ोसी देशों पर एक नजर डालते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की सूची काफी लंबी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई देशों की सीमा रेखा भारत के साथ लगती है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। दोस्तों, अगर हम श्रीलंका और मालदीव की बात करें तो ये देश भारत के द्वीपीय पड़ोसी हैं। चलिए अब हम भारत के पड़ोसी देशों और उसके एक संगठन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सार्क। दोस्तों, सार्क का अर्थ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क नामक यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देश इस संगठन का हिस्सा हैं। अब अगर हम भारत के पड़ोसी देशों पर नजर डाल रहे हैं, तो चलिए उत्तर पूर्व दिशा में स्थित भारत का एक पड़ोसी नेपाल और उसके रिश्ते भारत के साथ कैसे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। नेपाल हमारे देश का एक ऐसा पड़ोसी है जो सांस्कृतिक नजरिए से भारत के बहुत करीब है। नेपाल और भारत के घनिष्ठ संबंधों का कारण यह भी है कि दोनों देश हिमालय से निकली नदियों में सहभागी हैं। बिहार के मैदानी इलाके से गुजरती कोसी नदी हिमालय से ही निकलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में आई बाढ़ बिहार के कई राज्यों में हानि पहुंचाती है। दोस्तों, हमने जैसे इस वीडियो में पहले जाना कि कई देश भारत की सीमा रेखा के साथ आकर लगते हैं। इनमें से कुछ रेखाओं को खास नाम दिए गए हैं। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले हम एक नजर डालते हैं कि आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। हमने जाना कि अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाओं को अगर हम एक ही ग्लोब पर दर्शाएं तो उसे ग्रिड कहा जाता है, और यह ग्रिड हमें तब मदद करता है जब हमें किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति और उस जगह का समय जानना होता है। फिर हमने जाना कि किस तरह हर देश का एक मानक समय होता है जो कि उसके मानक देशांतर से निर्धारित होता है, और हमने यह भी जाना कि मानक देशांतर क्या होता है। फिर हमने जाना कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो कई महाद्वीपों से घिरा हुआ है। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करते करते हमने ऐसे एक संगठन का नाम भी जाना जिसको हम सार्क कहते हैं। यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, फिर हमने कुछ खास सीमा रेखाओं की बात करी। भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सीमा रेखा को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है, और चीन और भारत को जोड़ने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिए, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक का पहला पाठ स्थिति एवं विस्तार अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में हम भूगोल के पाठ 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उपचार को पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है आपके भूगोल के पाठ 1 स्थिति एवं विस्तार के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपका पहला प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि अक्षांश पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं। दूसरी ओर देशांतर उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं। दोस्तों, इन रेखाओं को एक समांतर ग्लोब पर दर्शाया जाता है, और
एक ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखाएं और 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। दी गई बिंदुओं को इस्तेमाल करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा क्या होती है, इसका विवरण कीजिए। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश है जो भारत के बीच से निकलता है। इसे कर्क रेखा कहते हैं और यह कर्क रेखा भारत को लगभग बीच से काटती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है जिनके नाम हमने वीडियो में देखे थे। ये 8 राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत के आकार के बारे में चर्चा कीजिए। दोस्तों, हमने वीडियो में पढ़ा था कि भारत का आकार त्रिभुजाकारी है। इसी के साथ साथ भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। हमने ये भी पढ़ा था कि भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग पतला है। हमने ये भी पढ़ा था कि दक्षिणी छोर पर भारत अंतरीप रूप लेता है जिसे कन्याकुमारी कहते हैं। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है जिसका क्षेत्रफल है 23.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि पर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक समान क्यों नहीं है? दोस्तों, हमने पढ़ा था कि अंतर अक्षांशीय दूरी यानी कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते हुए भी एक जैसी लगती है, लेकिन अंतर देशांतरीय दूरी यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते जाते कम हो जाती है। इस कारण राज्यों के बीच समय का अंतर होता है और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक समान नहीं रहता। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच 2 घंटे समय के अंतर का उदाहरण ले सकते हैं। इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप अपना उत्तर लिख पाएंगे। इस भाग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बस इतना ही। धन्यवाद।